नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी आज हरिद्वार दौरे पर पहुंचे हैं, जहां बहादुराबाद के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संस्कृत गंगा संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन समारोह आज है, जहां समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार का दौरा आज उनका है, जहां वो संस्कृत गंगा समागम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन समारोह है, इसमें शिरकत करने वाले हैं। बहादुराबाद के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां संस्कृत गंगा संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन समारोह है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां हरिद्वार के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं, जहां समारोह में सीएम धामी प्रतिभाग करेंगे। हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। बहादुराबाद के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। संस्कृत गंगा संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन समारोह है, जिसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हरिद्वार दौरे पर रहे हैं, जहां बहादुराबाद के उत्तराखंड विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन है। संस्कृत गंगा संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका समापन समारोह चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर है, जहां वो बहादुराबाद के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। संस्कृत गंगा संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन समारोह चल रहा है। इस समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है हरिद्वार से, जहां बहादुराबाद के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां संस्कृत गंगा संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का ये समापन समारोह है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां वो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हैं। सीएम धामी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो हरिद्वार में बहादुराबाद के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। संस्कृत गंगा संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन समारोह चल रहा है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करने वाले हैं। सीएम धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बहादुराबाद के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि संस्कृत गंगा संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन समारोह आज है और समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। सीएम धामी हरिद्वार के दौरे पर आज पहुंचे हैं, जहां वो बहादुराबाद के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि संस्कृत गंगा संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का ये समापन समारोह है, जिसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करने वाले हैं। इसी को लेकर हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे, जिसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। बहादुराबाद के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता संजय चौधरी से। संजय, जिस तरीके से हरिद्वार दौरे पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे, क्या कुछ अपडेट है अभी तक? जी मैडम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2:35 पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां पर भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। वहां से वो सीधे बहादुराबाद स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत गंगा संगम 2025 और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के समापन समारोह में धामी जी प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम के बाद वो 4:30 बजे सीएम धामी हरिद्वार से हेलीकॉप्टर के द्वारा वापस देहरादून लौटेंगे। जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से ये खबरें सामने आई है, मुख्यमंत्री हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, कितना खास ये दौरा रहने वाला है? क्या कुछ यहाँ सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाने वाली है जिले वासियों को? जी मैम, आपको बता दें कि जो पुष्कर सिंह धामी के दौरे को देखते हुए बहुत खास माना गया है, उसमें देखने को ये देखा जाएगा कि वो इस दौरे को किस तरीके से खास बनाते हैं और हरिद्वार वालों को क्या और सौगात देते हैं।
जी बिल्कुल, धन्यवाद संजय हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गन्ने का समर्थन मूल्य सरकार की ओर से घोषित कर दिया गया है। 30 तक की बढ़ोतरी गन्ने के समर्थन मूल्य में की गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि किसानों की मांग के अनुरूप ही गन्ने के समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। सरकार हर साल गन्ने के समर्थन मूल्य को बढ़ाने का काम कर रही है, जिससे किसानों की आय पर इसका सीधा असर पड़ता है और गन्ने की खेती को भी बढ़ावा मिले, इसी को देखते हुए कीमतें निर्धारित की गई है। किसान हमारी प्राथमिकता है और किसानों का हित है या किसानों का उत्थान है, किसानों की आय दुगनी करनी है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लगातार प्राथमिकता से उस काम को किया है और राज्य के अंदर हमने हमेशा पिछले 4 सालों में गन्ने के मूल्य को हमेशा बढ़ा के दिया है। इस बार भी हमने गन्ने का मूल्य यहाँ पर जो किसानों की अपेक्षा थी, जो उन्होंने हमसे कहा था, उसी के अनुरूप गन्ने का मूल्य कर दिया गया है, जिससे कि गन्ना की उत्पादन और बढ़े और हमारे गन्ना किसान निश्चित रूप से उनका एक प्रोत्साहन भी हो और जो पिछले दिनों में गन्ने की फसल के उत्पादन में न्यूनता आ रही है, वो न्यूनता एक विस्तार रूप ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के पर्यटन का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को आकर्षित कर रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी पीएम का धन्यवाद किया है। आज मन की बात के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड देवभूमि के बारे में बड़े लंबे और सारे यहाँ के विंटर टूरिज्म से लेकर और धार्मिक स्थलों के बारे में चर्चा की। सौभाग्य से जहाँ उन्होंने आदि कैलाश, जो कि स्वयं प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था और उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के ने जब प्रवास किया था तब जागेश्वर का प्रवास भी किया था और अंतिम गांव गुंजी का प्रवास भी किया था और उसी बीच में वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से उन सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए एक अलग योजना भी बनाई। आज आदि कैलाश तक हमारा पूरा रोड है। लीपू लेक यानी कि भारत के बॉर्डर तक हमारे मोटर मार्ग विकसित किए गए हैं। ये तभी संभव हो पाया है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से ये संभव हुआ है। पहले 2000 लोग जाते थे आज से 3 साल पहले और इस बार ऐतिहासिक रूप से पूरे आदि कैलाश ओम पर्वत ये रिकॉर्ड तोड़ के वहाँ के यात्रियों का रहा है और विंटर टूरिज्म में हरसिल में आके महुआ के दर्शन करके प्रधानमंत्री जी ने आज इस बात को बहुत लोगों से कहा भी है कि अगर देवभूमि और पर्वतीय क्षेत्र और हिमालय और टूरिज्म आपको एक साथ देखना है, धार्मिक और अपनी नैसर्गिक सुंदरता से हिमालय को देखने का प्रयास करें। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट किया है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर उनकी मुख्यमंत्री से विस्तृत चर्चा हुई है और फिलहाल दिल्ली में प्रस्तावित होने वाली अहम बैठक के बाद ही इस दिशा में ठोस कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बैठक समाप्त होते ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और पार्टी उसी आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगी। भट्ट ने संकेत दिए हैं कि पार्टी संगठन और सरकार दोनों स्तर पर बात आगे बढ़ा रही है और जो भी फैसला होगा वो सोच समझकर और समय के अनुरूप लिया जाएगा। कैबिनेट के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी परसों भी चर्चा हुई है, क्योंकि दिल्ली में एक बैठक अभी प्रस्तावित है। उस बैठक के तुरंत बाद हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कब तक संभाल? अब बैठक के बाद जैसी बच्ची समाप्त होगी बैठक, उसका चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद में होगी। देखिए, जो भी होगा सबके सम्मुख होगा, जल्दबाजी कुछ नहीं। देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कलेक्ट्रेट सभागार में राइफल क्लब फंड से जरूरतमंद गरीब और असहाय 7 लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस पहल के तहत कई लाभार्थियों को चिकित्सा, मकान मरम्मत और अन्य जरूरतों के लिए सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। डीएम बंसल ने कहा कि ये एक उल्लेखनीय पहल है, क्योंकि आमतौर पर इस फंड का उपयोग अन्य कार्यों के लिए होता था, लेकिन अब ये पहल जिला प्रशासन द्वारा जरूरतमंद लोगों को सहारा देने के लिए की गई है, जो कई सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं।
देखिए ऐसे समाज वर्ग में कई ऐसे फैमिलीज़ हैं, परिवार हैं जिसमें कोई फैमिली ट्रेजिडी हो गई है या गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। किसी में अर्निंग मेंबर की आकस्मिक निधन हो गया है, किसी में दिव्यांग हो गए अर्निंग मेंबर या माता और कोई आय का साधन नहीं है और बच्चे अध्ययनरत हैं स्कूल में या कॉलेज में और जो एक मिनिमम इनकम चाहिए एक फैमिली को, परिवार को संचालन के लिए, वो भी शेष नहीं बचा है। तो ऐसी स्थिति में कुछ केसेस को तो हम ऑनरेबल सीएम विवेकाधीन कोष को रेफ़र करते ही हैं और कुछ केसेस में इमीडिएट उनको असिस्टेंस की जहाँ पे आवश्यकता प्रतीत होती है तो जो हमारा राइफल क्लब है, जहाँ पे जितने भी हमारे शस्त्र के ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वहाँ पे उनसे अकाउंटेड ट्रांजैक्शन, अकाउंटेड कंट्रीब्यूशन जो रिप्लेनिश होते हैं अकाउंट में, उसके जरिए उनको उनकी परिस्थितियों अनुसार चेक के माध्यम से पेमेंट्स की जाती हैं, सहायता प्रदान की जाती है। तो ऐसे आज 7 परिवारों को मदद करने का प्रयास किया गया। नैनीताल में पुलिस कर्मियों ने बैरियरों, मुख्य मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। बेलबाबा बॉर्डर बैरियर, आम्रपाली बैरियर, हल्द्वानी समेत सभी लोकेशन पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में कड़ी निगरानी की गई। हर संदिग्ध गतिविधि पर कार्रवाई और अवैध गतिविधियों, अतिक्रमण और सत्यापन पर विशेष फोकस के साथ सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि जिले के चप्पे चप्पे पर निगरानी कड़ी की जाए और उन्होंने सभी एंटी एग्जिट पॉइंट्स पर सघन चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही बसों, टैक्सी और 2 पहिया वाहन की भी चेकिंग की जा रही है। शहर के भीतर हिस्सों में पैदल गश्त बढ़ाई गई है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुंभ 2027 को दिव्य और भव्य मनाए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ली गई अखाड़े के संतों की बैठक पर सवालिया निशान लगाने वाले और अखाड़े के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने और संतों की मर्यादा के खिलाफ आचरण करने के आरोप में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत मोहन भारती महाराज ने अपने 2 संतों महामंडलेश्वर स्वामी यतीनानंद गिरी महाराज, मंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज को अखाड़े से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। अन्य संतों की संलिप्तता पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंताओं के हरिद्वार जिले में लगातार सख्त चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। एसएसपी ने बताया कि सभी थानों के अधिकारियों और विशेष टीमों को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत सुबह 5 बजे से 7 बजे तक की गई चेकिंग में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पुलिस टीमें मुख्य बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता के साथ निगरानी कर रही है। देखिए लाल किला के पास में हुए जो बम धमाके के बाद से और जिस प्रकार की जो सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं बनी थी, उसको लेकर हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है और उसमें हमारे सभी ऑफिसर्स, सारे पुलिस अधिकारी, थाना स्तर के अधिकारियों के द्वारा भी चेकिंग अभियान लगातार किए जा रहे हैं और इसमें लगातार इसमें और गहनता आ रही है। मैं सभी लोगों को आज सुबह भी 5 बजे से लेकर 7, साढ़े 7 बजे तक की जो हमारी चेकिंग थी, उसका बड़े पॉजिटिव परिणाम निकले हैं। ये जो अभियान है ये लगातार जारी रहेगा। सर, आम जनता से क्या कहेंगे सजग रहें? सभी आपके माध्यम से आम जनता से अपील करता हूं कि इस प्रकार अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति उनके द्वारा दिखाई देता है, उनको दिखता है या किसी प्रकार का उन्हें संशय होता है, तत्काल पुलिस को इस संबंध में बताएं ताकि हम आगे की जो भी उसको वेरिफिकेशन की कार्रवाई उसे कर सकें। देहरादून में आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एसएसपी के निर्देश पर शहर और देहात के सभी थाना क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें संबंधित क्षेत्र अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर पहुंचकर सघन जांच
की। अभियान के दौरान जनपद के सीमावर्ती चेक पोस्टों और आंतरिक मार्गों पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। देहरादून में फिटनेस और सामुदायिक एकता का एक शानदार उत्सव तमतारा रनथॉन 2025 के रूप में मनाया गया, जिसमें HNN न्यूज़ ने पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका निभाई। वहीं शहर भर से 12 साल से लेकर 70 साल तक के लोगों ने 6 किलोमीटर की इस रन में हिस्सा लिया। साथ ही स्वस्थ जीवन शैली और सुबह के पौष्टिक नाश्ते के महत्व का मजबूत संदेश दिया। आयोजन में SP देहात जया बलूनी विशेष अतिथि रही, जहां उन्होंने विजेताओं को मेडल प्रदान किया और युवाओं से फिट रहने, अनुशासित रहने और नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने मैराथन के आयोजन के लिए HNN और तमतारा की टीम को बधाइयां दी है। This Sunday morning, instead of sleeping, giving like under 1 hour. Bye. Round of applause for Satyam, guys. It's not easy to run 10 kilometers in this winter. Good job. Thank you so much for coming. Kilometers today, guys. He ran 24 kilometers today. He was in 10 minutes early. Good job. Guys, 5, 3, 2, 3, 2. Aksham, are you making a video? Guys, 3, 2, 1. देखिए, आज ये इवेंट किया है जिसमें कि बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत दूर दूर से आए हैं रनथॉन का, और इसमें हर एज ग्रुप का हमें देखने को मिला, चाहे छोटे बच्चे हों या फिर 70 इयर्स तक हों। तो इसमें काफ़ी एज ग्रुप के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और इसमें जो मैसेज दिया गया है रन अगेंस्ट ड्रग्स का, तो ये आजकल की पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी जो ये लाइफ स्टाइल है, ये ना केवल ड्रग्स जैसी जो परेशानियां हैं इनसे सबको दूर रखेगा, बल्कि एक मैसेज भी समाज में जाता है कि जो इस तरह के जो यंगस्टर्स हैं वो अब ड्रग्स को छोड़कर और अपनी फिटनेस और अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये एक पर्पस के लिए जो ये रन किया गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। एक्चुअली ये हमने इसलिए किया है कि दिस इज़ द मैसेज फॉर यूथ, सो लाइक ड्रग्स फ्री एंड स्टे हेल्दी। एंड इससे पहले भी हमने कुछ कराया है, बट अभी मैराथन हम करा रहे हैं, एंड आई होप कि हम आगे और बड़े स्केल पे कराएंगे। एंड बस हमारा मोटिवेशन है, हम चाहते हैं कि यूथ जनरेशन ना मोटिवेट हो कि हमें हेल्दी रहना है एंड फिट रहना है, एंड वी वांट कि इंडिया शुड बी ड्रग्स फ्री एंड स्टे हेल्दी। ऑल द बेस्ट। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा? रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ था ऑलमोस्ट 287 लोगों का। मैं यूथ को तो यही देना चाहूँगा कि आजकल मैंने देखा है, मेरे नोटिस किया है कि आजकल के यूथ दारू, सिगरेट, वेप इन सब में पड़े हैं, तो वो सब से दूर रहे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आजकल की जनरेशन के लिए। और बाकी ट्रेनिंग करता हूँ डेली में, तो बस इतना ही है। तो कैसा फील हो रहा है? छोटी मैराथन है, 10K रन, ये वाली तो इम्पोर्टेंट, ये छोटी छोटी चीज़ें भी तो लॉन्ग रन में काम आती है। यही तो दिखा दिया कितना प्रैक्टिस करके हम लोग कितना आगे बढ़े हैं, ट्रेनिंग कैसे प्रोग्रेस कर रही है, रिकवरी कैसी है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी काम आती है। यस। उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ने लगा है। ठंड बढ़ने के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य में कई तरह की परेशानी देखने को मिल रही है। राजधानी देहरादून की बात करें तो दून मेडिकल कॉलेज में OPD में हर दिन करीब 100 से अधिक मरीज अपनी दिक्कतों को लेकर आ रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कुमार जी कौल ने बताया कि आज के समय में OPD में वायरल फीवर, सर्दी, जुकाम के अधिकतर शिकायतों को लेकर लोग आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी हिदायत दी है कि ऐसे मौसम में ठंडे पानी से नहाना, ठंडा पानी पीने से परहेज करना चाहिए, साथ ही गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें। तो जैसा कि देहरादून में काफ़ी ठंड पड़ना स्टार्ट हो गई है, मौसम का अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो सुबह और शाम को ज़्यादा ठंड रहती है, दोपहर के टाइम पे थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। तो टेम्परेचर चेंज की वजह से जो हमारे पास आजकल OPD बेसिस ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं वो फ्लू वाले आ रहे हैं, खांसी, बलगम, ज़ुकाम, हेडेक,
जिसे कॉमन फ्लू कहते हैं, राइनोरिया, राइनाइटिस वाले के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब गले के इन्फेक्शन वाले, छाती के संबंधित इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज हजारों यात्री पहुंचते हैं। यहां पहुंचकर पर्यटक और स्थानीय लोग रेंटल बाइक लेकर आगे की यात्रा करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रेंटल बाइक संचालकों की बड़ी लापरवाही और मनमानी सामने आ रही है। मामले में अब आरटीओ हल्द्वानी ने कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ संचालक यात्रियों को प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाली स्कूटी और बाइक भी किराए पर दे देते हैं, जो बिल्कुल अवैध है। इतना ही नहीं, बाहर से आने वाले कई यात्रियों के पास लाइसेंस नहीं होता, लेकिन कुछ संचालक इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए उनसे ज्यादा पैसे वसूल कर बिना लाइसेंस के ही बाइक पकड़ा देते हैं। ये न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि यात्रियों की जान को भी जोखिम में डालने वाला एक मामला है। आरटीओ विभाग की सख्ती से उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। रेंट ए बाइक कैब स्कीम के तहत जो गाड़ियां, जो भी इसके रजिस्टर्ड ओनर हैं, उनको भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर इस तरह का अनधिकृत संचालन पाया जाता है, जो परमिट की शर्तें हैं जो उनको दी गई हैं, अगर उसका वो उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए हम एक अभियान लगाएंगे। जैसा आप बता रहे थे कि रेलवे स्टेशन के आसपास से काफी रेंट ए बाइक दी जाती हैं, तो जो भी इस तरह के अनधिकृत संचालन है उन पर रोक लगाएंगे। पौड़ी में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय में पौड़ी का वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम कला, संगीत और वाद्य प्रस्तुति का सुंदर संगम बनकर सामने आया, जहां बाल कलाकारों ने तबला, हारमोनियम, तानपुरा और गायन प्रस्तुतियों के माध्यम से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विविध छटाएं बिखेरी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में जिला सूचना अधिकारी योगेश पोखरियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आज भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव 2025 प्रेक्षागृह पौड़ी में मनाया जा रहा है। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय विगत 25 वर्षों से पौड़ी में लगातार बच्चों को संगीत और नृत्य की शिक्षा ग्रहण करा रहा है। मेरा मानना यह है कि जो ये बच्चे हैं, हमारे इसमें एक वार्षिकोत्सव में सबसे बड़ा हमारा जो उद्देश्य रहता है बच्चों को मंच पर कैसे ले जाना और कैसे मंच की उनको बारीकियां बतानी कि किस ढंग से वो अपनी प्रस्तुतियां, गायन हो, नृत्य हो या वादन हो, किस ढंग से वो अपने मंच पे और कहीं भी किसी मंच पे जा सकते हैं। तो इस वार्षिक उत्सव का मुख्य उद्देश्य हमारे भारत खंडे का यही रहता है कि बच्चों को मंच तक उनकी कला को लाया जाए। आज पौड़ी में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव था। मुझे उसमें आमंत्रित किया गया था और यहाँ अलग अलग संकाय के, वादन संकाय, गायन संकाय, नृत्य संकाय के बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ दी और उनके माता पिता, उनके अभिभावक यहाँ उपस्थित थे। उनकी प्रस्तुतियों को देखकर मुझे यही लगा कि भारतीय हिंदुस्तानी संगीत का जो भविष्य है वो सुरक्षित हाथों में है। यहाँ के अध्यापक, यहाँ के प्राचार्य श्री अनिरुद्ध सिंह बिष्ट जी उन बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो पंडित भारत खंडे जी का जो सपना था उसको साकार करने में यहाँ के बच्चे और पूरे भारत के बच्चे अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, जिससे उनका भविष्य भी आगे बढ़ रहा है और हिंदुस्तानी संगीत अपनी चरम अवस्था को धीरे धीरे प्राप्त करेगा। यही मेरा सपना है, इसी पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24x7। नमस्कार।